नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में लेसन नंबर 9 यानी कि पार्ट 9 जो है चिड़िया के बच्चे, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ लेखक जैनेन्द्र कुमार इन्होंने लिखा है। तो पहले हम लेखक जैनेन्द्र कुमार इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में हुआ है। उनका जन्म अलीगढ़ के कौंडियागंज गांव में हुआ है। उनका बचपन या उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनके मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है, यानी कि जैनेन्द्र कुमार इन्होंने उपन्यास तथा कहानियों का लेखन किया है। एक साहित्यिक विचारक के रूप में इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी जो माता थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया और उनके जो मामा थे उन्होंने भी इनकी देखभाल की है। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी और वही जैनेन्द्र कुमार की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और प्राइवेट रूप में मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए। उन्होंने वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1921 में विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहयोग लिया। कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रह चुके। तो इसी प्रकार जैनेन्द्र कुमार ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हुआ है। तो इसी प्रकार जैनेन्द्र कुमार ये हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार इन्होंने उपन्यास के साथ साथ कहानियों का लेखन किया है और उसी कहानियों में से चिड़िया की बच्ची यह कहानी ली गई है। तो चलो दोस्तों, छात्रों, जैनेन्द्र कुमार इन्होंने लिखी हुई चिड़िया की बच्ची यह कहानी देखते हैं। तो बच्चों, हमने एक पहली कविता देखी थी। उस कविता का नाम था पंछी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चिड़िया के बच्चे थे 4, निकले थे घर से पंख पसार। चिड़िया के बच्चे थे 4, निकले थे घर से पंख पसार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को थाए। यानी कि ये जो पंछी होते हैं, ये पंछी चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं और घूमना, इधर से उधर उड़ना, ये उनका जीवन रहता है। वो स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं। और पहले कविता में हमने देखा था कि वो कहते कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र रहने वाले पंछी है।
इसीलिए जब हम उन्हें बंदी बनाते हैं तो वो वहाँ रहना नहीं चाहते, वो पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहते। और इसीलिए उस पहली कविता में हमने ये देखा था। तो उसी प्रकार चिड़िया की बच्ची इस पाठ में भी कवि लेखक जैनेन्द्र कुमार इन्होंने एक चिड़िया की जो छोटी बच्ची है वो भी अपने घर फिर वापस लौट जाना चाहती है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि जब तुम पाठशाला में आते हो, स्कूल में आते हो, तो 5 बजते ही आपके घर वाले आपकी राह देखने लगते हैं और आप भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार इस पाठ में भी ये जो चिड़िया है वो छोटी बच्ची है और वो इधर से उधर उड़ते हुए माधव दास के यहाँ आई है। और माधव दास उस चिड़िया की बच्ची को अपने बगीचे में ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो चिड़िया शाम होते ही अपने घर वापस जाना चाहती है, अपने माँ के पास जाना चाहती है, अपने बहन भाई के पास वापस जाना चाहती है। तो माधवदास जो है वह उसे नहीं जाने देते, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती और वो उड़ते हुए अपने घर वापस चली जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो बाहर क्यों न रहता हो, लेकिन वह अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि अपना घर अपना होता है। इसीलिए चिड़िया भी उसी प्रकार वह घूमते हुए वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो थक जाती है उड़ते उड़ते और वो वहाँ बैठ जाती है। लेकिन जब शाम होती है तो वह अपने घर वापस जाना चाहती है। तो इसी प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक जैनेन्द्र कुमार इन्होंने चिड़िया की कहानी हमें चिड़िया की बच्ची इस पाठ के द्वारा बताने की कोशिश की है। तो चलो हम ये पाठ देखते हैं। तो लेखक जैनेन्द्र कुमार इन्होंने इस पाठ के पहले पैराग्राफ में यही बताया है कि जो लेखक है जो माधवदास है, वो माधवदास बड़े व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारे रुपये है, उनके पास बहुत बड़ी कोठी है। कोठी है मतलब घर है ना। तो माधवदास ने जो कोठी बनाई है, हाँ, वो किससे बनाई है? संगमरमर की नई कोठी बनाई है। संगमरमर मतलब सफ़ेद चिकना पत्थर, जिससे हम क्या करते हैं, अपना मकान बनाते हैं। तो कोठी मतलब बड़ा मकान, कोठी मतलब बड़ा मकान, यानी कि जो माधवदास है उनका जो मकान है वो कैसा है? बहुत बड़ा है और वो मकान संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। उसके सामने माधवदास ने क्या बनाया है? तो सुहावना सुंदर ऐसा क्या बनाया है? बगीचा बनाया है। सुहावना मतलब मन बहलाने वाला, यानी कि हम अपना मन बहलाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? बगीचा में चले जाते हैं। तो वो बगीचा कैसा है? सुहावना है, मन बहलाने वाला है। तो ऐसा बगीचा माधवदास ने अपने कोठी यानी कि बड़े मकान के सामने बनवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, यानी कि माधवदास को किससे प्रेम है? कला से बहुत प्रेम है। वो धनी आदमी है, अमीर आदमी है और उसे कोई भी व्यसन छू नहीं सकता है, यानी उन्हें कोई भी व्यसन नहीं है। व्यसन मतलब बुरी आदत, यानी कि आप देखते हो कि समाज में रहने वाले कुछ लोगों को बुरी आदत होती है। कोई तो व्यसन होता है ना। कोई जुआ खेलता है, कोई दारू पीता है, हाँ, या कोई स्मोकिंग करता है। तो ऐसे कई बुरे आदतें लोगों को होती है, लेकिन माधवदास इतने धनी होकर भी उनको कोई व्यसन नहीं था। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे वो, है ना। और जो उन्होंने बगीचा बनाया था, उन बगीचे में कई फूल थे, पौधे थे, ओके, हाँ, रुकाबियो थे, यानी कि प्लेट थे,
तो ऐसे उन्होंने सुंदर सा बगीचा बनाया था। और उस बगीचे में फव्वारे भी थे। जो पानी के फव्वारे क्या होते थे, उछलते हुए नीचे आते थे। यानी कि ऐसा सुंदर सा बहुत अच्छा बगीचा उन्होंने अपने घर के सामने बनाया था। लेकिन जो उनके पास समय था वो बहुत था। हाँ, वो समय उनसे गुजरता नहीं था। वो हमेशा उस बगीचा में ही बैठते रहते थे। और जब शाम होती थी तो शाम को वो क्या करते थे, गर्मी की ढल जाती, जैसे ही शाम हो जाती, गर्मी ढल जाती, तो क्या हो जाता, आसमान में कई रंग का हो जाता। और तब जो माधव दास है वो क्या करते, अपने घर के बाहर, कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर क्या करते थे, लेट जाते थे। तख्त डलवा कर क्या करते थे, लेट जाते थे। तख्त मतलब चारपाई जिस पर हम बैठते हैं, जैसे कि खॉट जैसा होता है चारपाई, डलवा कर मसनद के सहारे, मसनद मतलब तकिया, मसनद मतलब तकिया है ना, हम जिसे जिसके सहारे लेटते हैं, बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं, मसनद, यानी कि तकिया। तो तकिया के सहारे वो गालीचे पर बैठ जाते थे। कब, शाम होते ही अपने कोठी के सामने, अपने मकान के सामने। और वहाँ बैठकर वो प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है वो दृश्य क्या करते थे, देखते थे। ओके, यानी कि प्रकृति की जो छटा है, सुंदरता है, वो निहारते रहते थे, देखते रहते थे। ओके, और इनमें उन्हें क्या, तो मन तृप्त करने वाली कई नज़ारे, कई पशु पंछी उन्हें दिखाई देते थे। और ये देखकर उनका मन क्या हो जाता था, तृप्त हो जाता। तो मित्र हुए तो उनसे वो क्या करते थे, विनोद चर्चा करते थे। यानी यदि कोई उनसे मिलने के लिए कोई मित्र आ जाता तो वो अपने मित्र के साथ क्या करते थे, चर्चा करते थे, विनोद करते थे, मन बहलाने वाली बातें करते थे। ओके, और यदि कोई उनके पास नहीं होता तो वो क्या करते, फर्श हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्यालों में डूब जाते थे। क्या करते थे, तो अपने मुंह में फर्श हुक्का डालकर वो अपने विचारों में, ख्याल ही ख्यालों मतलब विचारों में डूब जाते थे। और जैसे ही शाम हो जाती थी तो वो अपने सपना, अपना स्वप्न वो क्या करते थे, देखते रहते थे। तो इसी प्रकार उनका जो दिन है वो दिन चलता रहता था। लेखक आगे बताते हैं कि आज जो समय था, आज का जो दिन था, तो आज कुछ कुछ वो बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का जो प्रकाश है उनमें छन छन कर आ रहा था। और माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। तो लेखक ने बाहर के दृश्य का यहाँ वर्णन किया है, प्राकृतिक दृश्य जो है वो बताया है। और उस प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए माधवदास क्या कर रहे हैं, तो मसनद के सहारे बैठे हैं। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, सब मिला है। ओके, पर जी भर कर कुछ खाली सा रहता है। यानी कि उनके पास बड़ा मकान है, नौकर चाकर है, उनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन उनका मन किसी में नहीं लगता है, उनका मन भर नहीं जाता है, कुछ खाली सा दिखाई देता है। ऐसे इस पहले दो पद में लेखक जैनेन्द्र कुमार हमें इस कहानी को बताते। आगे जैनेन्द्र कुमार बताते हैं कि उस दिन लेखक ने देखा कि उस दिन शाम हो गई है, संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था, शाम हो रही थी। ओके, और उनके देखते देखते सामने की जो गुलाब की डाली है, उस गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। क्या करती है, आकर बैठ जाती है। और वो चिड़िया कैसी है, बहुत ही सुंदर चिड़िया है। और उस चिड़िया का वर्णन किया है यहाँ कि वो दिखती कैसी है, उसका कलर कैसा है ना, तो ये यहाँ बताया है।
उसकी गर्दन जो है वो कैसी है, लाल है। गर्दन मतलब गला, उसका गला कैसा है, लाल है। और उसकी गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सा नीला पड़ गई थी। ओके। और वो जो गर्दन थी वो गर्दन कैसी थी, गुलाबी होते होते हुए वो नीचे नीली पड़ गई थी। पंख जो थे वो पंख ऊपर से चमकदार थे। कैसे थे, चमकदार थे, स्याह थे। स्याह मतलब काले थे। उसका नन्हा सा जो सिर था वो सिर भी बहुत प्यारा लगता था। और शरीर पर चित्र विचित्र जो चित्रकारी थी वो बनाई हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि इतना सुंदर चित्र, इतनी सुंदर चिड़िया माधवदास के सामने गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई थी। ओके। फिर आगे लेखक बताते हैं कि चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। सत्ता मतलब यानी कि माधवदास एक धनी आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, उनके पास नौकर चाकर है ना। इसकी जानकारी मानो चिड़िया को नहीं थी। ओके। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। यानी कि चिड़िया को जरा सा भी आराम नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती तो कभी अपना सिर हिलाती, कभी फुदकती तो कभी इधर से उधर उड़ती रहती थी। वो आराम से उस डाली पर, उस टहनी पर बैठ नहीं रही थी। वह खूब खुश मालूम होती थी क्योंकि अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो इसी प्रकार इस पैराग्राफ में लेखक ने चिड़िया के बारे में, चिड़िया का जो वर्णन है वो वर्णन यहाँ किया हुआ हमें दिखाई देता है। लेखक आगे बताते हैं, माधवदास जो थे वो माधवदास उस चिड़िया की तरफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगती है। मनमानी मतलब अच्छी लगती है। वो चिड़िया कैसी लगती है, अच्छी लगती है। मनमानी मतलब अच्छी लगती है। और उसका जो आज़ादी से घूमना वो भी बड़ा प्यारा जान पड़ता था। यानी कि वो चिड़िया बहुत ही स्वतंत्र आज़ादी से इधर से उधर घूम रही थी, इधर से उधर उड़ रही थी। वो अपनी छोटी चोंच से आवाज़ निकाल रही थी। तो ये सब माधवदास देख रहे थे। और कुछ ही देर तक वो उस चिड़िया का क्या करते हैं, निहारते, देखते हैं, उसे जानते हैं। और उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना, है ना, इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। और माधवदास सिर्फ चिड़िया की ओर ही देखते रहे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, तो माधवदास उस चिड़िया को वो कहते, क्या कहते हैं कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो वो कहते कि आओ चिड़िया, हाँ तुम आई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो बगीचा है, ये बगीचा तुम लोगों के बिना कैसा है, सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो माधवदास चिड़िया को बताते कि तुम खुश रहो, इस बगीचा में रहो, और यही समझो कि ये जो बगीचा है ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेख बेख टके यहाँ आया करो। तो कहते कि तुम बेख टके यहाँ आया करो। बेख टके मतलब बिना किसी डर के। बेख टके मतलब बिना किसी डर के यहाँ आया करो। तो चिड़िया पहले तो असावधान थी, है ना। चिड़िया कैसी थी पहले, असावधान थी। और फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक क्या हो जाती है, घबरा जाती है। कब, जब माधवदास उसे बातचीत करने लगते हैं। और वो फिर संकोच को जीत कर बोली, है ना। तो वो फिर से माधवदास से बोलती है, क्या बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा किसका है, आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। यानी कि मैं थक गई थी उड़ते उड़ते,
और मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठकर पल भर सांस ले लूँगी और इसीलिए मैं यहाँ बैठी थी। हाँ, मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, ऐसे वो माधवदास से कहती है। चिड़िया कहने के बाद माधवदास फिर उस चिड़िया को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाँ, बगीचा तो मेरा है और यह संगमरमर की कोठी भी तेरी है, मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। तो माधवदास क्या कहते हैं कि हाँ, ये बगीचा मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन ये बगीचा, ये कोठी तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बेटी। यानी कि वो कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो, तुम कैसी प्यारी हो, जाओ मत, इस बगीचा में ही बैठी रहो, ऐसे माधवदास उस चिड़िया को कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, यानी कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन बहुत ही क्या होता है, खुश होता है, ऐसे माधवदास उसे कहते हैं। तो चिड़िया चिड़िया जो है वो बहुत कुछ संकुच सी हो जाती है, वो डर जाती है, वो भयभीत हो जाती है और उसे बोध हुआ, यानी कि मालूम हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं कि ये यहाँ इस बगीचे में आकर बैठ गई है। उसका थिरकना, उसका इधर से उधर उड़ना, वो इसका जो आवाज़ है वो, ये सब उसे लगता है कि क्यों मैं यहाँ आकर बैठ गई, और डर से भयभीत होकर वो फिर से बोलती है, क्या बोलती है कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, आपका है, मुझे माफ़ करे। यानी कि यह बगीचा आपका है, मेरा नहीं है, मैं थक गई थी और इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ, यह बगीचा आपका है, मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो, ऐसे चिड़िया क्या करती है, माधवदास को कहती है। तो इसी प्रकार माधवदास और चिड़िया के बीच में यहाँ क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। हाँ? आज के सेशन में इतना ही हम देखेंगे। अगले लाइव सेशन में अगला जो पार्ट है, उसके आगे का जो हिस्सा है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो।